हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में मोमेंटम पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से आप समझना कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। उससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक हैवी है और एक थोड़ी लो है, मीन्स लाइट है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर जो हैवी बॉडी हमने इन दोनों को इक्वल फोर्स लगाई, फोर्स क्या लगाई, दोनों को इक्वल। अब स्टूडेंट्स क्या होगा फोर्स लगाने से? तो स्टूडेंट्स फोर्स लगाने से इसको जब मूव करना पड़ा, मतलब इसको जब फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ी मूव करेगी, और ये भी जब इसको फोर्स लगेगी ये भी मूव करेगी। बट होगा क्या कि जो लाइटर वाली है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी एज कंपेयर टू हैवी बॉक्स। कि जो हैवी बॉडी है वो इतनी वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी जितनी वेलोसिटी से लाइटर बॉडी मूव करेगी। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, दोनों पे मोमेंटम इक्वली एक्ट करेगा, बट फिर भी हैवी वाली बॉडी जो है वो कम वेलोसिटी से मूव करेगी और जो लाइटर बॉडी है वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगी। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें लिंक पता चलता है फोर्स और मोमेंटम में। किसमें स्टूडेंट्स? फोर्स एंड मोमेंटम, इन दोनों में हमें रिलेशन पता चलता है। और वो रिलेशन किसके थ्रू पता चलता है? उसे हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूटन सेकंड लॉ। तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। मीन्स किसी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने टाइम में, मीन्स उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो उस पे फोर्स लगी है और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। जैसे ये बॉडी थी, इस पे हमने फोर्स लगाई तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ, मीन्स इनिशियल मोमेंटम कितना था और फाइनल कितना हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम पता चलेगा कितने टाइम में हुआ। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी हमने फोर्स लगाई है, मीन्स उस फोर्स के इक्वल। तो ये बताते हैं हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसकी मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली फोर्स जो आ गई वो किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, कि कितना टाइम में, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम इसकी एक्सप्रेशन, मींस इसकी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्रेशन के लिए मैं लाइंस लिख देता हूं कि हमने क्या क्या लेट करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने एक बॉडी ले ली जिसका मास है m। कितना स्टूडेंट्स? मास है m। हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मीन स्टार्टिंग वेलोसिटी हमने मान ली कितनी है? u। तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना बन जाएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हमने m लिया है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मोमेंटम बन जाएगा mu। मींस इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? mu। ये लिखा है mu। अगर उसका इनिशियल मोमेंटम mu है और हम उस पर लगा रहे हैं फोर्स, अब फोर्स लगाने से उस बॉडी पे अगर हमने t टाइम के लिए फोर्स लगाई, मींस 5 मिनट 10 मिनट कोई भी टाइम हो सकता है, हमने मान लिया हमने t टाइम के लिए उस पर फोर्स लगाई, और जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाई अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, मींस उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और हमने माना कि वो बढ़ती बढ़ती उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। कितनी हो गई स्टूडेंट्स? v। अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई और मास उस बॉडी का m है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास है m, वेलोसिटी है इस बार v, तो फाइनल मोमेंटम बन जाएगा mv। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? mv।
देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अभी हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं वो, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो स्टूडेंट्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम है हमारा mv, इनिशियल मोमेंटम है हमारा mu एंड टाइम है हमारा t। कितना स्टूडेंट्स? t। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, इन दोनों में कॉमन है और हमारे पास आ गया v माइनस यू अपॉन टी। क्या गया स्टूडेंट्स? v माइनस यू अपॉन टी। देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का m लिख दिया। v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया a। तो हम यहां लिख देंगे कि जो a होता है वो किसके इक्वल होता है? v माइनस यू अपॉन टी के। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें पता चला फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस ma है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट यहां पे आ जाएगा k और आगे है हमारा ma। फोर्स हमारी ma है और k है हमारा कांस्टेंट। क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। अब आपको यहां से पता चल गया कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, दोनों सेम चीज है, मींस उतनी ही फोर्स लगती है जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो। तो स्टूडेंट्स यहीं से हमारा यूनिट निकल जाएगा फोर्स का। अब ध्यान से देखना, फोर्स का यूनिट ऐसे तो आपको पता है न्यूटन होता है, बट 1 न्यूटन होता किसके इक्वल है? अब ध्यान से देखिए, मास का यूनिट होता है कितना? ऐसा यूनिट kg। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फोर्स का यूनिट क्या बन गया? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम नाम देते हैं 1 न्यूटन। क्या नाम देते हैं? 1 न्यूटन। इट मींस 1 न्यूटन किसके इक्वल है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। होप आप सभी को यह समझ आया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं सेकंड लॉ की। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे एग्जांपल, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। जब हमें क्रिकेट बॉल मींस हमें कैच करना होता है, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं या किसी फील्डर को कैच करना होता है, तो वो क्या करता है? मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। जब उसको कैच करना होता है तो वो बॉल की ही डायरेक्शन में, अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो वो अपना हाथ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में अपना हाथ भी उसके साथ साथ लेके जाता है, जब तक उसका मोमेंटम वो जीरो ना कर दे। जैसे ही आपके सामने ये डायग्राम बनी हुई है, ये इसकी तरफ कैच आ रहा था, इसने बॉल को उसी वक्त नहीं पकड़ा, देखो ऊपर, ये उसी के साथ अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाता गया जब तक उस बॉल का मोमेंटम जीरो नहीं हो गया। और जब उस बॉल का मोमेंटम जीरो हो गया तब इसने उस पे ग्रिप बना के उसको पकड़ लिया। अगर ये वहीं पे कोशिश करता, मींस बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है और ये उसी अपोजिट डायरेक्शन में उसको पकड़ने की कोशिश करता जोर से, एक तो इसके हाथ को लगनी थी, इंजुरी आनी थी, और दूसरा कैच भी नहीं पकड़ा जाना था। वही न्यूटन सेकंड लॉ हमें समझाते हैं कि हमें उसके मोमेंटम को, जब तक हम उसको जीरो ना कर दें तब तक हम उसे पकड़ नहीं सकते। अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। हमें उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगी जिस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम है, उस बॉल का मोमेंटम है। स्टूडेंट्स जैसे केस ऑफ हाई जंप, आपको पता है जब जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत बड़े जंप लगाते हैं, उनका कंपटीशंस होते हैं, तो उनको हमेशा जंप जहां पे वो करते हैं उसके बाद उनको प्रोवाइड किया होता है या तो कुशन या फिर हीप ऑफ सैंड। ये उनको क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ये उनको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये टाइम पीरियड इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स? टाइम पीरियड इंक्रीज कर देते हैं, और टाइम पीरियड इंक्रीज होने से फोर्स कम हो जाती है और उनको इंजुरीज नहीं आती। यही जंप वो, अगर उन्हें कुशन या फिर हीप ऑफ सैंड नहीं दिया होगा और या किसी ऐसे फर्श पे जंप मारना होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम,
जिससे फोर्स ज्यादा होगी और उनको इंजरीज आ जाएंगी, इवन बोन्स टूटने का डर हो जाता है। तो ये सारा हमें किससे पता चला? हमें पता चला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। इसी तरह से और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, जैसे यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स। आपको पता है आजकल हर कार में सीट बेल्ट होती है पैसेंजर्स के लिए। वो क्यों? ताकि हम पैसेंजर को इंजरी से बचा सके। अब सीट बेल्ट क्या करती है? वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देती है। टाइम पीरियड इंक्रीज होने से फोर्स कम हो जाती है, जिससे उस पैसेंजर का हेड जो है वो डायरेक्टली उस जो आगे वाली सीट है उसके साथ टकराता नहीं है। उससे पहले ही वो उसका मोमेंटम को क्या कर देती है? कम कर देती है, मींस उसके फोर्स को कम कर देती है। यही अगर सीट बेल्ट नहीं होती, टाइम पीरियड बड़ा कम होना था, डायरेक्टली टक्कर लगनी थी, उसकी आगे हेड की टक्कर लगनी थी अगली सीट के साथ और उसको लगनी थी, इवन डेथ भी हो सकती थी। तो ये सारी हेल्पफुल चीजें हमें किससे पता चली? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। होप आप सभी को समझ आया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थैंक यू।